व्यवस्थापिका में वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वो संयोजन निश्चित रूप से नहीं होता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही पृथक रहकर कार्य करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से देशों में यह शासन व्यवस्था है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बेहतरीन उदाहरण है, ब्राजील इसका उदाहरण है और इसके अलावा अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन चूंकि यह शासन व्यवस्था पिछले 200 से अधिक वर्षों से अमेरिका में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है, तो इसलिए हम अक्सर कार्य रूप में जब हम डिस्कस करते हैं तो शायद अमेरिका का प्रतिमान हमारे सामने होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की, ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। और अब हम एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं और इसको अगर हम समझने का प्रयास करें थोड़े से सीमित शब्दों में, तो ये सारी परिभाषाओं का संयोजन करते हुए और अन्य चीजों का संयोजन करते हुए अगर हम देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को देश के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री के पदों पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार से मंत्री परिषद का निर्माण होता है। बिल्कुल उलट संसदीय शासन व्यवस्था से। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही मंत्री पद को धारण कर सकते हैं और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती है, यह भी बिल्कुल विपरीत है संसदीय शासन व्यवस्था से। ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तथा राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर, ये अमेरिका का फीचर है, राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन संचालित करता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। व्यवस्थापिका केवल महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है, जो अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है उसका जीवन व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करता है, या व्यवस्थापिका जब तक उनमें विश्वास व्यक्त करती है तभी वो अपने पद पर रह सकते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें कि जो राष्ट्रपति है वह अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उसको चूंकि हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए अमेरिका का अगर उदाहरण देखें हम, तो अमेरिका में अभी तक एक भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। अब हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था है। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था का मतलब यह है कि इस शासन व्यवस्था में तीनों अंग एक दूसरे से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य करते हैं। और इसके अलावा ये जो कार्य रूप में ये व्यवस्था चलती है, क्योंकि अगर हम थियोरेटिकली देखें तो शासन के अंग अगर एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य करेंगे तो शायद डेडलॉक की स्थिति बन जाएगी, या यों कहें हम कि वहां पर जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कार्य रूप में जो काम करती है वो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के द्वारा करती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका कंट्रोल करती है और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका और न्यायपालिका उसके ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखती है। और अगर हम देखें कि न्यायपालिका है उसके ऊपर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपना प्रभाव बनाए हुए रखती है। इस तरीके से यह शासन व्यवस्था कार्य रूप में परिणित होती है या कार्य रूप में इस तरीके से काम करती है। और